आप सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं। लगता है कि आप भी आज तक और जो है कि तमाम न्यूज चैनल देख तो मुझे बदनामी कर दिया। नहीं, आपने ऐसा सवाल पूछ मैं तो सवाल करूंगा ही, तो मैं जवाब दूंगा, आपको सुनना पड़ेगा। देखिए, दिल पे मत लीजिए, दिल पे मोदी मीडिया नहीं हो सकता है और सब जो है किसी दिल पे मत लीजिए। हमारे अंदर भी वही डर है ना। तो एक बात बताइए ना, 370 धारा कैसे हट गया, राम मंदिर कैसे बन गया, ये सब जो काम किए हैं नरेंद्र मोदी, लोगों का दिल जिताइए। वोट है और पड़ रहा है 189 वोट। आपने सवाल उठाया, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप अपने चैनल पे क्यों नहीं पूछते हैं? जेल जाना गुनाह है, जेल मत जाना बेटा, अच्छा काम करना, लेकिन आप जेल जाना पसंद क्यों? 26 जनवरी 15 अगस्त नहीं मनाते हो पत्रकार? किसको नमन करते हो? जेल जाने वाले क्रांतिकारियों को। इतिहास जानो। जो बीजेपी ने सोनार बंगला बोला था, मुझे ऐसा लगता है वो भंगार बंगला बनाने के चक्कर में है। वीडियो के माध्यम से आज 26 तारीख है, मैं आज 2 तारीख की चीज़ आज आपको बता के जा रहा हूँ। यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से बहुमत के साथ ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट है जो हम लोग पिछले 4 दिन से यहाँ पे अलग अलग जगह पे जाके लोगों से बात की, जो चीज़ समझ में आई है। हाँ, लेकिन अभी ये भी कह सकते हैं ईवीएम अभी भी बीजेपी। और ये लाशें आज जो गिर रही, क्यों लोग रो रहे हैं कि हमें इंजेक्शन नहीं मिल रहा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है? कोई माइका लाल मुझे दिखा दीजिए कि जिन्होंने मोदी जी से बोला था कि मुझे अस्पताल दिलाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव। मैं रवि कुमार सिंह। भाटपाड़ा के धरती पर इस वक्त मौजूद हुए हैं महाराष्ट्र से विनय दुबे और बनारस से मिश्रा जी, जिनका सोशल वर्क पूरा भारतवर्ष जानता है। इस वक्त भाटपाड़ा के नया बाजार के इलाके में मौजूद हुए हैं और इस वक्त बंगाल में तो चुनाव चल रहा है, चुनाव के साथ कोविड-19 भी चरम सीमा पे है। सेकेंड अटैक जब कोविड-19 का पड़ रहा है तो अलग राज्यों में आप देख रहे हैं कर्फ्यू से लेकर जो है लॉकडाउन की परिस्थिति है, लेकिन यहाँ पर तो चुनावी रंजिश से लेकर और राजनीतिक हिंसा और चरम सीमा पर है। आइए हम जानते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र के विनय दुबे से कि किस तरह का सोशल वर्क आज भारतवर्ष में कर रहे हैं, क्या कोरोना महामारी में लोगों के लिए किस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये बात भी जानेंगे। और इलेक्शन कमीशन जो बंगाल में अपनी राजनीतिक जो चुनाव करवा रही है उसको किस तरह से ये देखते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका 24 घंटा। धन्यवाद। बेसिकली बंगाल को जो बीजेपी ने सोनार बंगला बोला था, मुझे ऐसा लगता है वो भंगार बंगला बनाने के चक्कर में है। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, आज लाशों को कोई पूछने वाला नहीं है, 10-10 घंटे का वेटिंग है लाश जलाने के लिए। तो अगर बंगाल की जनता ये चाहती है तो वो बड़े शौक से बीजेपी को जिताए। लेकिन आपके वीडियो के माध्यम से आज 26 तारीख है, मैं आज 2 तारीख की चीज़ आज आपको बता के जा रहा हूँ। यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से बहुमत के साथ ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट है जो हम लोग पिछले 4 दिन से यहाँ पे अलग अलग जगह पे जाके लोगों से बात की, जो चीज़ समझ में आई है। हाँ, लेकिन अभी ये भी कह सकते हैं ईवीएम अभी भी बीजेपी के पास है। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, क्योंकि यही सेम चीज़ बिहार में भी थी, जब हम लोग वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट पे थे तो पूरी तरफ से आरजेडी वन साइड थी। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। रिजल्ट के दिन भी हाफ डे तक ये था, लेकिन उसके बाद वापस वही इलेक्शन कमीशन और ईवीएम जब आ जाती है बातें, तो कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन जनता आज भी ममता बनर्जी के साथ एक क्लियर मैसेज है, क्लियर मैंडेट टीएमसी को यहाँ पे मिलने जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, ईवीएम क्या हैक होता है? देखिए, हम आज तक ये चीज़ प्रूफ नहीं हो पाई है। इवन इलेक्शन कमीशन, कल मैं जब कोलकाता में वोटिंग हो रही थी एक जगह पे, तो हम लोग इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के साथ, वहाँ के ऑब्जर्वर्स के साथ हम लोग दौरे पे थे। हमने ऑब्जेक्शन रेस किया था कि मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मुंबई रहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ धांधली है। तो उन्होंने हमें बाकायदा अपने साथ ले जाके, पुलिस प्रशासन हमारे साथ में था, हम लोग बूथ पे जा के चीज़ें चेक कर रहे थे, तो चीज़ें नॉर्मल थी। बट अब इसमें क्या फैक्टर है, क्योंकि मैं भी विधानसभा लड़ चुका हूँ, लोकसभा लड़ चुका हूँ, तो एक अनुभव रहा है कि एक फेयर इलेक्शन होना ज़रूरी है। बट लोगों के मन में जो शंकाएं हैं उसे भी ख़त्म करना ज़रूरी है। महाराष्ट्र ने एक कदम आगे हुए थे, बैलेट पेपर को अप्रूवल दे दिया है। तो अगला जो विधानसभा महाराष्ट्र में होगा और लोकसभा चुनाव जब 2024 में होंगे, तो पब्लिक को, एक मतदाता को बैलेट पेपर भी दिया जाएगा और ईवीएम भी दिया जाएगा। मतलब 2 तरफ से चुनाव किया। हाँ, आप जिससे वोट डालना चाहते हैं उससे आप डाल सकते हैं। तो ये पहला शुरुआत हमारे ईवीएम को लेकर हो रहा है। जी, ईवीएम को लेकर हो रहा है। ईवीएम क्यों ईवीएम पे सवाल क्यों? देखिए, मैं सेटिस्फैक्शन नहीं हूँ, मैं अगर मतदाता हूँ। रोकूंगा। सबसे पहले मेरा जनता जो देख पा रहे हैं इस वक्त, आप पहले ये बताएं कोई पार्टी से आप बिलोंग करते हैं? क्योंकि आपने बोला कि तीसरी बार मुख्यमंत्री सरकार बना रही है। सर, लोग अगर चिंतित है कि आप पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्या बात? सर, आप मुझे बता दीजिए मैं कौन से पार्टी से हूँ। मैं केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का कट्टर विरोधी हूँ। क्योंकि देश को क्यों
देखिए क्योंकि तमाम जो भारतवर्ष के लोग हैं वो मोदी के गुण गा रहे हैं, मोदी लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन आप विरोध में आखिर क्यों? भैया वो आपने अच्छा पार्ट, आपने एक पार्ट देखा है, दूसरा पार्ट ये भी देखिए ना, आज ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक ही दिन में एक ही अस्पताल में 22 लाशें गिरी हैं। किसकी वजह से? 9000 मैट्रिक टन का जो हमारा ऑक्सीजन था वो विदेश भेजने की क्या ज़रूरत थी? आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, आज देश के अंदर वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है, जबकि पाकिस्तान और बाकी 42 देशों को हमने वैक्सीन भेजा है। पहले अपना घर का पेट भरना होता है, फिर बाहर दान देना होता है। अगर मैं अपने बच्चों को बिलखता भूखे पेट के बाहर राशन बांटूँ ना, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान देश में नहीं होगा। पहले मुझे अपना घर देखना है। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक ब्रांडिंग करने के चक्कर में आज जो लाशें गिर रही हैं, अब योगी जी के उत्तर प्रदेश चले जाइए, बाकी उत्तर प्रदेश छोड़ दिए, लखनऊ चले जाइए, सिर्फ आपको खबरें आती, आपको सोशल मीडिया पे एक्चुअल खबरें मिलेंगी। तो ये जो लाशें गिराना है, चाहे गोधरा से ये जो मामला शुरू हुआ था, यहाँ तक जो दौर आया है लाशों का, उसको खिलाफ हमारा विरोधी है। नरेंद्र मोदी जी ने मेरी कोई खेती नहीं हड़पी है, उन्होंने मेरा कोई बैंक का पैसा नहीं लूटा है। लेकिन जब हम लोग निकलते हैं, जब लोग सवाल पूछते हैं कि विनय जी हमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, आज पटना से कम 500 फ़ोन आते हैं कि विनय जी मैं इलेक्शन हमें ये इसका ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत, कहाँ जाऊँगा मैं लेने के लिए? मैं महाराष्ट्र रहता हूँ, पटना परेशान है, उत्तर प्रदेश परेशान है। तो ये जो नीतियाँ हैं इनकी, उसको लेके हमारा विरोध होता है। और मैं तमाम आपके चैनलों से कहना चाहता हूँ, आप लोग साबित कर देंगे जिस दिन कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक हूँ। मैं महाराष्ट्र में रह के पिछले साल उद्धव ठाकरे सरकार को चैलेंज किया था, तब तो बीजेपी ऑपोजिशन में, तो आप कह सकते थे कि अरे आप तो भाजपा का काम कर रहे हैं। उस समय मैंने बांद्रा में जाके मजदूर आंदोलन करा, तब जाके ट्रेनें चालू हुई हैं। 14 दिन जेल रहा। किसने अरेस्ट किया था? कांग्रेस ने अरेस्ट किया था, राष्ट्रवादी और उद्धव जी की सरकार ने मुझे अरेस्ट किया था। तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं किसका समर्थक हूँ, मैं मान जाऊँगा चीज़ों को लेकर। इस भाटपाड़ा को आप किस तरह से जानते हैं सर? देखिए यहाँ का जो युवा है वो एकदम ना भाटपाड़ा को आप जानते हैं किस तरह से? मतलब कि जो प्रसिद्ध हुआ था भाटपाड़ा, एक आतंक से भाटपाड़ा गुजरता था, हर दिन बमबारी। यहाँ बमबारी, यहाँ पे हम लोग तो मुंबई वगैरह हमने बंदूकें चलती हुई देखी हैं बचपनों में, क्योंकि अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर का हमने देखा हुआ है उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये एक कदम आगे, यहाँ बम फेंके जाते हैं। नहीं, यहाँ पर 2 महीने स्कूल नहीं जा पाए बच्चे, 2 महीना सब कुछ बंद था, लोग बिजनेस नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार जब चुनाव हुआ तो एक अलग ही इतिहास भाटपाड़ा से निकला, एक भी बमबाजी नहीं और पूरा चुनाव खत्म हो गया। सर इसके लिए यहाँ की जनता को एक उनकी जागरूकता है, उसको मैं सल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि जब तक जनता खुद से आगे नहीं आएगी ये चीज़ें नहीं दबती हैं। आप कहीं पे अगर कोई आतंक का माहौल है, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, अगर कचरा गिरा हुआ, सिंपल सा उदाहरण, आपके सड़क पे अगर कचरा गिरा हुआ है, लोग उसी पे आ जा रहे हैं, तो सरकार को क्या पड़ी हो कचरा साफ करने के लिए? लेकिन जब आप आंदोलन करेंगे कि नहीं ये हमारी सड़क हमको साफ चाहिए, तब वो सड़क साफ होगी। तो यहाँ की जो जनता जो जागरूक हुई है, थोड़ा सा एक जो खास करके जो यूथ आगे आया है इस चीज़ों को लेके कि नहीं अब वायलेंस नहीं चाहिए। अब यहाँ क्यों नहीं दंगे हो रहे? अभी किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे मस्जिद के ठीक सामने मंदिर है, बट वहाँ पे कभी दंगा नहीं हुआ आज तक। इससे थोड़ी कदम दूरी पे दंगे हो जाते, बट यहाँ पे ये माहौल नहीं है, क्योंकि यहाँ के युवा जागरूक हैं। हमारा जो सबसे जो अटैकिंग होता है, हम लोग जो प्रेरित करते हैं, हम लोग जो मोटिवेट करते हैं, वो यूथ को करते हैं, क्योंकि आने वाला 10-15 साल आपके हाथ में है। मैं एक 60 साल के बुजुर्ग को बोलूँगा भाई साहब चलो आंदोलन करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि अगले दिन मैं जिंदा रहूँगा कि नहीं मरूँगा। बट एक युवा जो है वो खुद भी अपने को जागरूक करेगा, सोशल मीडिया और बाकी जो माउथ पब्लिसिटिंग होती है या फिर मार्केट में जो गैदरिंग होती है उसकी वजह से वो 100 लोगों को जागरूक करेगा। तो यूथ पे हमारा फोकस रहता है, हमारा सारा जो एक्टिविटीज़ है वो यूथ को लेके होता है। और यहाँ का युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो हमारा भारत आगे बढ़े? अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए और सवाल पूछना सीखिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? गोली मार दिए जाओगे, जेल में डाल दिए जाओगे। मरना तो एक दिन सबको है यार। आप यहाँ रास्ते चलते जाए, कोई ट्रक आपके ऊपर चला जाएगा, आप बेमतलब मर गए, कोई उसका ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। किसी के आंसू पूछो, किसी के तकलीफ में उसके लिए आवाज़ बनो। एक सिंपल सी अपील हम लोग जो करते हैं, वही चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके पास कुछ गलत हो रहा है तो सवाल पूछा, आवाज़ उठाना सीखिए। विनय जी, आपका गोल क्या है पूरे भारतवर्ष के लिए? आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? नफरत देश से ख़त्म होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे बीजेपी में जो लोग हैं इस तरह की चीज़ें करते हैं, चाहे कांग्रेस में इस तरह की चीज़ें करते हैं, चाहे MIM में जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, चाहे TMC में इस तरह की जो चीज़ें करते हैं, इस तरह के लोगों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए। हमारा देश सेक्युलर रहा है और सेक्युलर ही रहेगा हमेशा से। सिंगल मोटिव हमारा एजेंडा रहता है कि नफरत की राजनीति देश में नहीं चलेगी। आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हैं, ये देश में नहीं चलेगा जब तक। हमें अब केवल भारतीय बनना है। एक सिंगल वर्ड में अगर बोले तो हमें इंडियन को प्रेरित करना है, ना कि हिंदू और मुस्लिम्स को।
हमने बात किया महाराष्ट्र के विनय दुबे से, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में यह कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को छोड़ो भाई, एक बार एक भारतीय बनकर देखो और देश को आगे बढ़ाओ। अब हमारे बीच उपस्थित है, इस साइड में हम बताएंगे बनारस के मिश्रा जी, आप लोग भी इनको जानते होंगे। आइए इनसे जानते हैं कि भाटपाड़ा में इस तरह का जो माहौल पैदा हो जाता है, दिन दहाड़े बमबाजी, लोग घर से निकलते हैं उन पर बम अटैक किया जाता है। अभी कुछ ही दिन या कल रात की घटना हम बता दें कि बंदा जो पढ़ाई कर रहा था 19 वर्षीय युवक, वो घर से बाहर निकलता है टॉयलेट के लिए और उस पर बम चार्ज किया जाता है और वो स्पॉट डेड। जो माँ खाना खा रही थी उसके बर्तन के पास उसका शरीर का मांस का टुकड़ा छीटा हुआ पड़ा जाता है। क्या अवस्था है पूरे भाटपाड़ा को, किस तरह से देखते हैं विनय मिश्रा जी? बहुत स्वागत आपका 24 घंटा में। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। और जिस तरीके का माहौल आप बता रहे हैं, ये दर्दनाक माहौल, यही दर्दनाक माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी की विरासत रही है। यही दर्दनाक माहौल भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी कार्यालय में बैठ करके एजेंडा तय करती है। ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली ये माहौल बनाया गया है बंगाल के अंदर, और बंगाल हमेशा से न्याय के तरफ अपना कदम उठाई है। हम देखिए, हम लोग यूपी से क्यों निकल करके आए, मैं कहाँ से आया हूँ पहले मैं आप लोगों को बता दूँ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से आया हूँ, यानी बनारस काशी से आया हूँ। तो काशी से मैं इसलिए निकल करके आप लोगों के बीच में आता हूँ कि जिस तरीके का हम लोगों ने विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उस मायावी आदमी के ऊपर, उस आदमी ने हम लोगों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की, हमारे उम्मीदों के साथ गद्दारी की, हमारे लोगों को धोखा दिया जो है। तो इस धोखे के खिलाफ हम आप लोगों के बीच में आते हैं कि आप किसी को भी वोट करिए, आप अपने प्रत्याशियों को समझिए, उनसे वादा कराइए, ठीक है, लेकिन आप अगर बीजेपी को वोट करते हैं तो इसका यह मतलब है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब स्वयं में आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। आप आत्महत्या करने वाला व्यक्ति जितना अपराधी है, उतना अपराधी इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाला है। तो पत्रकार महोदय, ये बड़ी संजीदगी का माहौल है। इस देश को बचाने की ज़रूरत है। इस देश में एक लड़ाई चल रही है, गद्दार बनाम वफादार की लड़ाई चल रही है। गद्दारों की एक पूरी टोली सत्ता पर काबिज है और पूरे देश के अंदर कब्जा करना चाहती है। ये इंटरनेशनल गेम चल रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी इस देश के टुकड़े करना चाहती है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इस देश की तिरंगा, इस देश की मर्यादा, इस देश के संविधान की रक्षा करना होगा। कौन आगे निकल करके आएगा? महाराष्ट्र से विनय दुबे जैसा नौजवान निकल करके आता है, ये हिंदू है। मैं बनारस से निकल करके आता हूँ, मैं ब्राह्मण हिंदू हूँ। बनारस में एक मजबूती से नरेंद्र मोदी के कातिल इरादों के खिलाफ लड़ता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए, अभी पिछले हफ्ते हमको जेल से रिहा किया गया। हमारा अपराध था कि हम हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन मांग रहे थे। हमारा अपराध था कि हम अपने बच्चों को मुकम्मल एक माहौल देना चाहते हैं। हमारा अपराध था कि हम शिक्षा पर बहस करते हैं सरकार से, योगी सरकार से, मोदी सरकार से। पुलिस ने जबरदस्ती साजिशन मुकदमे डाले। जब देखिए विनय दुबे को कहीं ना कहीं अरेस्ट कर लिया जाता है, जब देखिए हम जैसे नौजवानों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्टिंग से हमको दुख नहीं है पत्रकार महोदय, हमें गर्व होता है कि बाप दादा की जो विरासत रही है इस सरजमी को बचाने के लिए, इस हिंदुस्तान की आबरू को बचाने के लिए, वो कारवां मैं और विनय दुबे और हमारा रवि भाई जैसा लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम तमाम नौजवानों से कहना चाहते हैं, इस देश के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का कानून चलता है जिसमें डरना सख्त मना है। अपने हक और हुकूक को लेने के लिए एक कदम आगे आपको बढ़ाना होगा। कोई बम से डरवा लेगा, कोई हमको जाति के नाम पर पीछे ढकेल देगा, कोई हमसे धर्म के नाम पर नफरत कर लेगा। एक बात जान लीजिए, बनारसी आदमी मुकम्मल जवाब देता हूं, धर्म के नाम पर अगर गर्दन काटने की कोशिश करोगे तो बाबा भीमराव अंबेडकर के कलम से फांसी देने का प्रक्रिया हम स्टार्ट करेंगे। हम जाएंगे कोर्ट में, हम लड़ेंगे तुम्हारे डर के और दहशत के माहौल के खिलाफ। हम इनकलाब जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं और इनकलाब जिंदाबाद का कोई भी नौजवान अगर एक बार, दो बार, तीन बार अपने दिल से नारा लगा लेगा, उसके अंदर से दहशत खत्म हो जाएगी। भारतवर्ष में प्रधानमंत्री को लोग चाहते हैं और आप प्रधानमंत्री का विरोध किस लिए करते हैं? आप बनारस से आते हैं। देखिए, पूरे भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी को पूरे भारतवर्ष के लोग नहीं चाहते हैं, आरएसएस के एजेंट और दलाल इस देश के दलाल चाहते हैं। इस बात को आप क्लियर करिए। आप पत्रकार हैं, आपकी दृष्टि थोड़ी और विस्तृत होना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के तरफ देख रहे हैं। लगता है कि आप भी आज तक और जो है कि तमाम न्यूज़ चैनल देखते हैं। तो अमर विनय भाई कुछ कहना चाहते हैं आपसे, उनका जवाब ले लीजिए। आपको मैं थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूँगा। ये जो कह रहे हैं ये वाकई सही बात है।
आरएसएस बीजेपी तो करती है वो लोग क्या, लेकिन यही एक नरेंद्र मोदी हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर मुस्लिमों के प्रति प्यार और सम्मान बढ़ा है। अगर वो सीए एनआरसी नहीं लाते तो हम लोग उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते। हम सेकुलर हमेशा से रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक दूसरे को बांटने की कोशिश की है, देश का 80% हिंदुस्तान एकजुट हो गया है इसके खिलाफ। सिर्फ नफरतबाज उस तरफ रह गए, लेकिन जिस तरफ पूरा भारत खड़ा हुआ है, ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस इंडिया के हिसाब से हो गई है सर। क्या बोलते हैं? देखिए, मोहब्बत बनाम आपने नफरत। तो मुझे बदनामी कर दिया। नहीं, आपने ऐसा सवाल पूछ मैं तो लिया। सवाल करूंगा ही, तो मैं जनता का जवाब सवाल। दूंगा, आपको सुनना पड़ेगा। इस तरह देखिए, से दिल पे बदनाम मत ना करो, लीजिए, दिल सब पे मोदी मीडिया नहीं हो सकता है, और सब जो है किसी मीडिया दिल पे मत लीजिए। हमारे अंदर भी वही डर है ना। तो एक बात बताइए ना, 370 धारा कैसे हट गया, राम मंदिर कैसे बन गया, ये सब जो काम किए हैं नरेंद्र मोदी, लोगों का दिल जीत रहा है, इस पर क्या बोलेंगे? आज जो लाशें गिर रही हैं ये जेन्यून है, लाशें गिरेंगी, क्योंकि हमने कभी मोदी जी से अस्पताल और ऑक्सीजन बेड नहीं मांगा था। हमने श्री राम मंदिर मांगा था, उन्होंने दिया। और ये लाशें आज जो गिर रही, क्यों लोग रो रहे हैं कि हमें इंजेक्शन नहीं मिल रहा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है? कोई माइका लाल मुझे दिखा दीजिए कि जिन्होंने मोदी जी से बोला था कि मुझे अस्पताल दिलाइए, मुझे ऑक्सीजन बेड चाहिए, मुझे अच्छी शिक्षा चाहिए। अभी कोई बोल रहा था यहाँ कॉलेज नहीं है। लास्ट 50 साल से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये चीज़ें वहाँ तक पहुँची है। हम आवाज़ उठाते नहीं, हमें भव्य श्री राम मंदिर चाहिए, 370 हटना चाहिए, तो दिया उस आदमी ने। उसने ये थोड़ी गारंटी दिया था कि नहीं हम अस्पताल भी देंगे आपसे, आपने मंदिर मांगा, यानी उसने दिया। ऑक्सीजन की हाहाकार है, तो ऑक्सीजन लोग नहीं मांगे तो नहीं मिलेंगे। भैया जो मांगो आप, एक छोटा बच्चा होता है ना, जब तक वो रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। आपको पहले बताना पड़ेगा मैं भूखा हूँ, मुझे क्या चाहिए। छोटा बच्चे का उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जब तक वो रोएगा नहीं ना पालने में, तब तक उसकी माँ को पता नहीं चलता कि मेरा बच्चा भूखा हुआ है। तो जब आप अपने प्रधानमंत्री, जो आपका गार्जियन है, आपका सर्वे सर्वा है, इस देश का बाप बोल सकते हैं, जो हमें पालता है, जब तक आप उसे ये नहीं कहोगे कि मुझे भूख है, तो आपको क्या खिलाएगा? आपने बोला मुझे मंदिर चाहिए, भव्य मंदिर चाहिए, वो भव्य मंदिर बना दिया, भले उसके लिए सुप्रीम कोर्ट खरीदना पड़ा उस आदमी को, जज को राज्यसभा भेजना पड़ा, मुसलमानों की लाशें गिरानी पड़ी, किया ना आपके लिए। अब आपका बाप मर रहा है, आपकी माँ अगर तड़प के ऑक्सीजन से मरे, तो उसमें नरेंद्र मोदी की क्या गलती है? आपने मांगा ही नहीं तो कहाँ से देगा वो बंदा? तो आपने मांगा नहीं तो कहाँ से देगा? अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम जो है सभी के लिए साथ, विकास और जो है भविष्य के लिए सोचते हैं। आप विश्वास सबका करते हैं साथ, नरेंद्र सबका मोदी विश्वास। पर? आप विश्वास करते हैं? मैं तो राम जनता विश्वास करती है, तभी तो वोट दे रही है उनको। किनको सरकार वोट उनका दे बन रही रही है कहीं ना कहीं। इसको किस तरह से देखते हैं? ईवीएम पर जो है 71 वोट है और पड़ रहा है 189 वोट। आपने सवाल उठाया, आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आप अपने चैनल पे क्यों नहीं पूछते हैं इस बात को? ठीक है, आपको 10 लोग देखते हैं, कोई बात नहीं। इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश में जो फैले हुए नफरत के खिलाफ हर एक नौजवान को अपना आवाज़ उठाना पड़ेगा। इस देश की आवाज़, इस देश की तिरंगा आवाज़ दे रही है। अब बनारस वाले मिश्रा जी बोलेंगे तो बस हो गया, बनारस वाले मिश्रा जी का है जो है क्रांतिकारी पैदा हुए। इस देश के हर एक मिट्टी के कण कण में क्रांतिकारिता है। हमने अंग्रेजों से लड़ा, ये चंद गद्दार लोगों की पैदाइश लोग हैं, इनसे हम लोग बड़े प्यार से निकलेंगे। बंगाल जिस समय ये हारेंगे, उस समय बंगाल हमेशा बदलाव का प्रतीक रहा। और अच्छा, मैं एक बात जानता हूँ, बंगाल अपने रोटी और बेटी के साथ कभी समझौता नहीं करता। अगर बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी, मैं बंगालियों के बीच में कह के जा रहा हूँ, थोड़ा बुरा लगेगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि आपकी कमी है, हमारे यहाँ गलती हुई है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। मैंने देश के सबसे बड़े झूठे लोगों को हमने प्रधानमंत्री बनाया। मैं बनारस के तरफ से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं अपने कमी को मानता हूँ। आपको बनारस ढूकने दिया जाता है? इतने सारे बात बोलते हैं। अरे हम एकदम ललकार करके रहते हैं। और हाँ, ढुकने दिया जाता है किस बात पर जानते हैं? कहाँ? जेल में, अस्पताल में। गर्व होता है जिस दिन जेल में जाता हूँ। मैं अन्य लोगों की तरह घूमना नहीं। लेकिन पिता माता जो बच्चे को जन्म देते हैं, वो बोलते हैं कि जेल जाना गुनाह है, जेल मत जाना बेटा, अच्छा काम करना। लेकिन आप जेल जाना पसंद क्यों? 26 जनवरी 15 अगस्त नहीं मनाते हो पत्रकार? किसको नमन करते हो? जेल जाने वाले क्रांतिकारियों को। इतिहास जानो, नए लोग हो, आरएसएस का एजेंडा में फंस जाते हो। हमारे बाप ने बड़े मेहनत से हमको पढ़ाया लिखाया, हम संविधान को जानते हैं। देश के अंदर जो हमारे ऊपर, जो हमारे देश के अंदर लोगों ने विरासत दे करके गए हैं, मैं उसको जानता हूँ, इसलिए मैं बड़े ताव से बोलता हूँ। अफगानिस्तान का नागरिक नहीं हूँ कि बम से हम डर जाएंगे, पाकिस्तान के नागरिक नहीं हैं, हिंदुस्तान के महान लोकतंत्र के वो हिस्सेदार हैं जहाँ खड़े होकर के ललकार के अपने हक और हुकूक के लिए लड़ेंगे। मैं इस बात की तस्वीर आप लोगों को दिखा रहा हूँ।
ये चंद्र गद्दार लोग हमको डरवा लेंगे। अब बनारस कौन नहीं ढुकने देगा? हम तो दिल्ली में हम और विनय जाकर के उसके छाती पर भाजपा का झंडा जला दिए, जो है किसान आंदोलन के बीच में। आपने देखा होगा, आप देखे होंगे कि बनारस के अंदर जो है स्मृति ईरानी के मुंह पे काली चूड़ियां फेंका गया और बहन बेटियों के बलात्कार के खिलाफ फेंका गया। लड़ने का मादा होना चाहिए, कलेजा बड़ा होना चाहिए, वरना हमने हाथियों को भी गुलाम होते देखा है और शेरों को भी पिंजड़े में बंद होते देखा है। तय करो कि तुम कौन हो और किस हिसाब के आदमी हो, कहाँ की तुम्हारे अंदर जज्बा है। इसलिए गुरु बनारसी आदमी हूँ। आप पत्रकार थोड़ा बोलो तुम भी। ये अत्याचारी लोग हैं, ये बलात्कारी लोग हैं, ये देश को लूटने वाले लोग हैं, इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। देश की एकता के लिए पत्रकार तुमको बोलना होगा, हमको बोलना होगा, विनय दुबे बोलना, रवि भारती बोल रहा है, ये तमाम नौजवान साथी इनको हिम्मत दो। ये तिरंगा फहराते हैं और तिरंगा के नीचे सबको समान अधिकार है। और एक बात बता दें, जाके कह देना नरेंद्र मोदी से कि दिल्ली के जिस लाल किला पर तुम जो है झंडा फहराते हो 26 जनवरी 15 अगस्त को, वो भी किसी मुसलमान का विरासत है। शर्म आती हो अगर थोड़ा सा, और मुसलमानों से इतना ज़्यादा नफरत करते हो तो एक अपना चबूतरा छुटके बना करके फहराओ, तैसा अच्छा लगे। एक सवाल आपसे और रहेगा हमारा कि बंगाल युवा जो है, बंगाल में बंगाली का वास है और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, हिंदू के लोग रहते हैं और सभी लोग मिल बांट के रहते थे। 2019 के लोकसभा के बाद जिस तरह से यहाँ पे बंगाल में अशांति का माहौल बना है, इसका जिम्मेवार कौन है? पूरा देश जानता है सर। आप किसी बच्चे को पूछो वो भी बता देगा। उसका एक ही नाम है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और इसी बंगाल की बात नहीं है, देश में जहाँ पे भी हिंदू और मुसलमान पहचाना जाता है, ये केवल और केवल उस बंदे की नफरत और उसकी नीतियों की वजह से है। मेरे मुंबई में क्यों नहीं इस समय हो रहा है हिंदू मुसलमान? क्योंकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है कि किसी को वो टारगेट करके हिंदू और मुसलमान कहरवा ले। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की उस भूमि से आते हैं ना, जो दिल्ली का तख्ता संभालता है, तो इनका रास्ता वहीं से जाएगा। और आज जितनी भी ये नफरत फैला दे, मुझे एक बात बताइए, आज कोरोना चल रहा है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, गुजरात में सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में सबसे ज़्यादा है। क्या आपने कपिल मिश्रा को ऑक्सीजन बांटते हुए देखा, मास्क बांटते हुए देखा? जितने भगवाधारी घूमते हैं, वही यति नरसिंहानंद सरस्वती, उसको आप लोगों ने कभी कफन देते हुए देखा, किसी कंधा पहनाते हुए देखा? छोड़ दीजिए, पानी का बोतल पीना किसी को भी, हिंदू भाई को दे दो यार। मैं नहीं कहता मुसलमानों को दीजिए, मुसलमान सक्षम है, वैसे भी रोज़ा चल रहा है, बेचारे भूखे प्यासे शाम को इफ्तारी करते हैं अपने घरों में। लेकिन जो हिंदू मर रहा है, आज शमशान के बाहर किसकी लाशें गिर रही है? 10-10 घंटा हिंदू रात में, हमारे यहाँ पे धर्म में, मैं सनातनी हूँ, ब्राह्मण हूँ, हमारे धर्मों में संध्या का, सूर्यास्त के बाद लाशें जलाने का प्रावधान नहीं है, अगले सूर्योदय के बाद जलाया जाता है। आप चले जाइए दिल्ली में, किलोमीटर पे सड़कों पे जलाया जा रहा है, फुटपाथों के ऊपर। ये किसकी देन है? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री की देन है। और उनके जितने भी चेले चपाटे हैं, जितने भी जो मुसलमानों की खून की नदियाँ बहाएंगे, सर कलम करेंगे, हर तरफ चूतिए बैठे हैं सर। ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ उसी तरफ है, हर कौम में, हर जगह, ब्राह्मणों में 500 चूतिए बैठे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब मुसीबत इंसानियत पे आती है ना, तो सारी ये जाके गटर के बिल में छुप जाते हैं। आप सबके प्रति बोलते हैं, सबको बोल दे रहे हैं, सबको ही चूतिया है। मतलब भाई, मैं भारतीय हूँ, मैं न यहाँ पे हिंदू बन के बैठा हूँ, ना मुसलमान बन के बैठा हूँ, ना ब्राह्मण बन के बैठा हूँ। मेरा संविधान मुझे कहता है मैं जन्म से लेके मरने तक केवल भारतीय हूँ। अगर जिस संविधान के अलावा अगर कोई इस तरह की बातें करेगा, क्योंकि देश संवैधानिक है। मोदी जी किसकी शपथ लेते हैं? वो आरएसएस का तो कोई शपथ लेते नहीं किताब का, वो संविधान की शपथ लेते हैं। यहाँ पे एक प्रधानी चुनाव जीतने वाला इंसान भी संविधान की शपथ लेके चलता है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये देश ना रामचरितमानस से चलेगा, ना कुरान से चलेगा, ये सिर्फ संविधान से चलेगा। और संविधान ही एक मूलभूत चीज़ है जिसको हम मानते हैं। अगर आप संविधान मानने वाले इंसान हैं तो ये सारी चीज़ें को आप चूतियापा ही कहोगे। मिश्रा जी, ये बताइए, आप तो बहुत अच्छे बोलते हैं, लेकिन बंगाल में तो जय श्री राम का नारा गली गली में गूंज रहा है। तो ठीक तो है, अल्लाह अकबर भी गूंजे और वो ईसाइयों वाला भी कंडिल चले। हम लोग की लड़ाई यही ना है। एक तो चढ़ा का जो नारा लगा रहे हैं अमित शाह, हाँ 200 पार, 400 सीट पे तो है नहीं। अमित शाह के बात का वैल्यू है क्या यार आपके पास, है आपके अंदर? आप बड़ी सीरियस ले रहे हैं यार। नहीं, सवाल है। नहीं, हम नहीं लेते हैं। हम पागलों की टोली समझते हैं भारतीय जनता पार्टी को, गद्दारों की टोली समझते हैं। और मैं गद्दारों को इज्जत नहीं देता हूँ, मैं उनके बात को वेट नहीं देता हूँ। आप देते हैं, ये आपकी गलती, आप अपने गलती को सुधारिए।
इस देश को जरूरत है। नहीं, जो अमित शाह कह रहे हैं हम उस बात पे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं अमित शाह ने एक मिनट अमित शाह ने जी, रवि जी, हाँ, अमित शाह ने जब जदयू और आरजेडी मिल के चुनाव लड़ा था बिहार में 2015 में, तो अमित शाह अपने भाषण में कहते हैं 11 बजेगा तो नीतीश कुमार जी निकलेंगे, 1 बजेगा तो इस्तीफा देंगे, 3 बजेगा। और रिजल्ट जब आया तो क्या हुआ, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और जदयू ने शपथ लिया आरजेडी जदयू का। तो अमित शाह से कई बार केजरीवाल, जब किरण बेदी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था, तो इतना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट में इतने कॉन्फिडेंट थे जैसे लग रहा था केजरीवाल कहीं नहीं है। लेकिन अंत में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिलने पे आफत हो गई। तो ये अमित शाह पार्टी के बहुत ही वफादार अध्यक्ष है, जो जगह जगह जाके पार्टी का गुणगान करना उनका काम है, चाहे वो सत्य निकले या न निकले। दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, किरण बेदी सीएम बन रही है, नहीं हो पाया। बिहार में भी नहीं हो पाया। बंगाल में वो कहेंगे 200 पार, लेकिन आप देखिएगा जिस दिन 2 तारीख को रिजल्ट आएगा उस दिन सब कुछ आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी रहेगा। दूसरी बात, आपने जो क्वेश्चन विनय जी से कहा कि 2019 के बाद लोकसभा चुनाव जब हुआ उसके बाद दंगे बढ़े हैं बंगाल में, सोचिए क्यों बढ़े हैं। पूरा का पूरा भारत और बंगाल, ये आरएसएस जहां भी जाता है ये क्या करते हैं, इनका 2 आइडिया रहता है। कहीं ना कहीं ये लोग मुसलमान वर्ग पे ऐसा कमेंट करेंगे कि मुसलमान वर्ग प्रतिक्रिया दे और उस प्रतिक्रिया को दिखा के ये बताएंगे देखो ये लोग कितने कट्टर होते हैं। अभी कल हम लोग गए थे एक जगह, इफ्तारी किया हम लोगों ने, 400 लोगों को विनय जी ने पैकेट जो है 400 लोगों को पैकेट भी बांटा। वहाँ का व्यक्ति जो थे वो कह रहे हैं कि यहाँ का जो विधायक है बीजेपी का, मुस्लिम एरिया में आके जय श्री राम का नारा लगाया, कोई बात नहीं है, उसके बाद चिढ़ाने की कोशिश किया, मामला अनबन हो गया, आपस में 2 गुट लड़ गए, विधायक को मारा। 2 घंटे बाद किसी हिंदी बाहुल्य क्षेत्र में जाके वो भाषण दे रहा है कि आज मुझे मुसलमानों ने मारा है। तो हिंदुओं को किस तरह से जाल में फंसाना है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से सीखे। क्योंकि हिंदुओं को जाल में कैसे फंसाएगा, मुसलमानों को प्रतिक्रिया दिखा के हिंदुओं के वोट को पोलराइज करके वो लोग सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ का नागरिक धर्म चलता है और नागरिक धर्म न तो धर्म के आधार पे, न तो जाति के आधार पे, न तो जन्म स्थान के आधार पे, न तो भाषा के आधार पे। संविधान जो है हमें नागरिक बनाया है और यहाँ के लोगों के पास अकल है। यह रविन्द्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन जैसे समाज सुधारकों का ये बंगाल जगह है। ये बुद्धिमानों और बुद्धिजीवियों के लिए जाना जाता है। आज जो कहते हैं ना वंदे मातरम, यही आनंद मंठ नहट्टी में चले जाइए, ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। आज जन मन गण गाते हैं ना, बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो ये इंटेलेक्चुअल्स की भूमि है। बंगाल की कल्चर में आपको आज़ादी मिलेगा। जहाँ भी आरएसएस जाता है महिला आज़ादी को दबाता है। बंगाल में लड़कियां जींस पहनती हैं। उत्तराखंड का बीजेपी का सीएम कहता है कि लड़कियां फटी हुई जींस पहन के निकल रही हैं। तो इनका जो महिला आज़ादी के खिलाफ चोट है, बंगाल कभी भी महिला आज़ादी के खिलाफ चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए बंगाल के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो अपने कल्चर को बचाने के लिए, कल्चर की अस्तिमा और आज़ादी को बचाने के लिए वो हमेशा ऐसे पार्टी को चुनेंगे जो डेफिनेटली बीजेपी और आरएसएस के आइडियोलॉजी के खिलाफ। विनय जी, एक और सवाल, महिला पे जब बात आती है, बंगाल में ये कहा जाता है कि तुष्टीकरण के साथ महिला भी सुरक्षित नहीं है, आखिर क्यों? इस पर हाँ, सही बात है भैया। महिलाएं तो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं। महिलाएं जो है ना उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, जहाँ पे बीजेपी के सिंगर जैसे आदमी है, ग्रुप में बलात्कार किया जाता है। मतलब बलात्कार का भी लेवल देखिए कि 10-10 आदमी मिलकर एक बेचारी लड़की, सांसद और विधायक, बीजेपी की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे एक लड़की की लाश को रातों रात जला दिया जाता है। तो वाकई में बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को मैं बोलना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिए, जहाँ पे बीजेपी एकदम अपनी बच्चियों को एकदम संभाल के रखता है। वो आपस में बलात्कार कर देंगे, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा किसी राज्य में। तो इस तरह की अगर सरकार आप चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और बीजेपी किस मुंह से महिला सम्मान की बात करती है? आधे से ज्यादा बलात्कार। ममता बनर्जी बता रही है रिकॉर्ड में कि महिला यहाँ पर सुरक्षित है, लेकिन उनका यह कहना है कि महिला तो सुरक्षित नहीं है। हर दिन आए दिन बंगाल में इस तरह की घटना नहीं, स्मृति ईरानी भी आकर इसी तरह की हाँ, महिला जो सुरक्षित है ना, सेंगर जी के इलाके में सुरक्षित है। महिला जो सुरक्षित है बहराइच में सुरक्षित है। महिला जो सुरक्षित है ना, योगी जी की छत्र छाया में सुरक्षित है। चले जाइए रोज आप नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट निकाल लीजिए। इस समय उत्तर प्रदेश बलात्कार के मामले में पहले नंबर पर है। विश्व रूप उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये मैं अखिलेश जी को बोलना चाहूँगा, अखिलेश जी जरा सीखिए योगी आदित्यनाथ से कि बलात्कारों में कैसे 1 नंबर पाया जाता है, क्राइम मर्डर में कैसे 1 नंबर पाया जाता है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की पुलिस, सोचिए इतना क्राइम बढ़ने के बाद भी, बाकी छोड़ दीजिए जो हेट स्पीचर है, मैं बलात्कार तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया, मर्डर तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया। यही गाजियाबाद के अंदर एक
एक दलाल आता है सामने से और एक अपमानजनक चीज़ें कह जाता है, पूरे देश में एफआईआर होती है। क्या आपने सुना है कि उत्तर प्रदेश में उसके ऊपर एफआईआर हुई हो? लेकिन योगी जी तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में दहशतगर्दियों को 2 ही जगह है, एक जेल या तो ऊपर। ये कि इस पर क्या बोलेंगे? विकास दुबे के मर्डर को आप, विकास दुबे के एनकाउंटर को आप लोग, मुझे कुछ याद आ रहा है। अभी ये मुख्तार अंसारी आया है, गाड़ी पलटी क्या उखाड़ लिया मुख्तार अंसारी का, और क्या उखाड़ लिया अतीक अहमद का। 2 बड़े गैंगस्टर उत्तर प्रदेश के। विकास दुबे का चलो आपने गाड़ी पलटी कर दिया, एक उदाहरण सेट कर दिया कि गैंगस्टर या तो निकल जाए। पंजाब से मुख्तार अंसारी गाड़ी में लेट कर, एसी गाड़ी में लेट कर पूरे लाव लश्कर के साथ बांदा जेल जाके बैठा है, और कल कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से आज अस्पताल के एसी रूम में जाके सोया है। क्या उखाड़ लिया वो योगी जी ने? और कौन सा अपराधी बता दीजिए ना कि वहाँ पे मतलब जो छोड़ के भागा हो। अगर भाग गए होते तो ये बलात्कार कौन कर रहा है? भाजपा ही कर रहे हैं क्या? तो आप बात जो कह रहे हैं उसको साबित भी करिए ना। हम जैसे लोग बैठे तथ्य लेके आएंगे सामने। आप कह रहे हैं बलात्कार नहीं हो रहा, हमने पूरे देश ने देखा है। सेंगर जैसा आरोपी आज भारतीय जनता पार्टी में होने की वजह से है, और भारतीय जनता पार्टी की 4300 लोगों की लिस्ट उठा लीजिए विधानसभा के उम्मीदवारों और विधायकों की, उसमें से अगर 60% आपको बलात्कारी, रेपिस्ट और चोर दलाल नहीं मिले तो आप बोलिएगा। धन्यवाद। बंगाल के लिए एक मैसेज देकर जाए, बंगाल के युवाओं के लिए मैसेज दे, क्या बंगाल किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से बंगाल के लोग रहेंगे? सर, यहाँ से सभी बुद्धिजीवी गए हैं, देश ने एक अच्छा बहुत बड़े बड़े यहाँ से उद्योग मतलब लोग गए हैं जिन्होंने अपना नाम पूरे देश में किया है। सिर्फ एक संदेश है, 2 मई को पटाखे जमा करके रखिए, क्योंकि दीदी का पता नहीं लेकिन भाजपा ज़रूर गई 2 मई को, ये कंफर्म है यहाँ से। आप क्या संदेश देंगे भाजपा के लिए? देखिए, भाजपा जो है वो रोटी और बेटी के साथ सदैव गद्दारी करती है। मैं तमाम बंगालियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। बंगला में बोलिएगा क्या? बंगला जब आएगा तब ना, हम तो भारतीय हैं, हिंदी में बोलते हैं। तो अब गुजरात में जाएंगे तो गुजराती कैसे बोलेंगे? तमिलनाडु। तो मैं अपने तमाम बंगाली भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि रोटी और बेटी के साथ कभी समझौता बंगाल ने नहीं किया है। आज एक बेटी को कोई गुजराती आकर के गाली दे के गया है, यानी आपके बहन बेटियों को गाली दे के जाता है। देश के किसान जो रोटी पैदा करते हैं, जिनसे आपका पेट भरता है, आज वो दिल्ली के सड़कों पर अकेला और तनहा रोता नजर आए। वफादार हो गए अपने रोटी के लिए, वफादार हो गया अगर अपने ईमान के साथ, तो बहन बेटी और रोटी के साथ कभी गद्दारी नहीं करोगे। भले भारतीय जनता पार्टी साजिश से करके कुछ सीटें लाती हैं, उनके विधायकों को जरूर पकड़ना और बंगाल का जनमन गणमन जरूर समझाना। बात समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं? तो कुछ स्टाइल में भी समझे, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच भी होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पकड़ो, उनका कॉलर पकड़ना और कहना कि मैं भारतीय हूँ। शिक्षा पर कितना बजट दे रहे हो, स्वास्थ्य पर कितना बजट दे रहे हो, तुमको हमने वोट दिया है, हमारी जिम्मेदारी कौन तय करेगा, हमारे सवाल को कौन तय करेगा? हम लोग यूपी में लड़ रहे हैं, हम लोग राजस्थान में लड़ रहे हैं, हम लोग पंजाब में लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में लड़ रहे हैं, तमाम जहाँ जहाँ विपक्ष के नेता हैं, तमाम जो विपक्ष की सरकार है वो लड़ रही हैं। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। और सुनिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपको नफरत का कोई पाठ पढ़ाता है, जहर पढ़ाता है या इंजेक्शन लगाता है, आप उसका मुकम्मल जवाब दीजिएगा। भगवान ने, ऊपर वाले ने 2 हाथ दिया है, खाने के लिए ही नहीं दिया है, सुरक्षा करने के लिए भी दिया है और देश को बचाने के लिए भी किया है। इसलिए अपने हाथों पर जरूर विश्वास रखना, अपने हाथों पर जरूर ताकत रखना, और इस देश पर जब जब कोई अगर आपदा, विपदा या बला कोई आती है तो उसको अपने हाथों से जरूर खत्म करना, किसी का इंतजार मत करना। इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत। एक बात और, इतना मुस्कुरा कर इतना टेढ़ा में कैसे निकल लेते? देखिए, मैं मुस्कुराता इसलिए हूँ क्योंकि मैं बनारसी आदमी हूँ, और टेढ़ा इसलिए हूँ। मोदी जी हमारे यहाँ अनाथालय का पैदाइश है, गुजरात का। क्या बात कर रहे हैं? वो नहीं कहता है कि गुजरात से हैं, उसी की नहीं माता जी गुजरात में जो वडनगर में किसके बाप का चाय का दुकान था? हमारे बाप का चाय का दुकान था, नरेंद्र मोदी जी का था। उनकी किसकी माता जी बर्तन मांज रही थी? हमारी माता जी बर्तन मांज नहीं, नरेंद्र मोदी जी की माता जी। गोधरा कांड कहाँ हुआ था? भूल गए? गुजरात में हुआ था। हम लोगों ने देश के सबसे बड़े कूड़े को उठा करके बनारस से जो है निकाला और कहा कि ये देखो, पूरा विश्व देखो कि ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कूड़ा है, सबसे बड़ा जल्लाद आदमी। हम लोगों ने ये गलती किया है।
हम उसका पश्चाताप कर रहे हैं। और बनारस के घाटों पर जिस तरीके से हिंदू मर करके बिलबिला रहे हैं ऑक्सीजन और दवा के लिए, वो बनारसी समझ रहा है कि हमने किसको चुन लिया है। इसलिए आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि डरना इस देश में मना है, और जिनको डर लगता हो वो एक बार बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की किताब को पढ़िए। आप अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, गणित पढ़ लेते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आप इस देश के कानून को नहीं पढ़ पाते हैं। शायद आप इसलिए डर रहे हैं। आप पढ़ना शुरू करिए, लड़ना शुरू कर जाएंगे, और जिस दिन लड़ना शुरू कर देंगे उस दिन ये गद्दार और कायर लोग भागना शुरू कर देंगे। धन्यवाद। आप इस वक्त सुन रहे थे बनारस और महाराष्ट्र से आए हुए जो यहाँ पर समाज सेवी है, वो इस वक्त आपने बंगाल के पूरे सभी सवालों का जवाब सटीक तौर पे दिया। कैमरामैन राकेश के साथ मैं रवि कुमार सिंह, 24 घंटा लाइव देखते रहे और बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।